चलिए स्टार्ट करें। बायोलॉजी सिविल सर्विस परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट विषय है। इस विषय से लगभग प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, हर समय क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अगर अपन सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि परीक्षा की दृष्टि से कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कम इम्पोर्टेंट हैं लेकिन परीक्षा के अंतर्गत एक सिलेबस के हिस्से के तौर पे दिए जरूर जाते हैं। कभी कभार जैसे उड़ता हुआ तीर आ जाता ना, वैसे ही उड़ते हुए ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि हम वो टॉपिक छोड़ दें जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो टॉपिक है वो है मानव की शरीर की संरचना। चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, मानव का शरीर परीक्षा की दृष्टि से बायोलॉजी में सबसे पहली प्राथमिकता रखता है। अगर हम मानव के शरीर की बात करें तो मानव का जो शरीर है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? मानव के शरीर में दो प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो अभी हमने पढ़ा उसी चीज़ को यहाँ से कनेक्ट करके व्यवस्थित पढ़ेंगे। ठीक है, मानव के शरीर में दो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो है मुख्य रूप से आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले तंत्र, और दूसरा है आधारभूत भाग। ठीक है, आधारभूत भाग कौन कौन से होते हैं? वो हैं आपकी कोशिका और ऊतक। यानी कि इन सब चीज़ों से आपका शरीर बन रहा है। ठीक है, कोशिका और ऊतक ये दो आधारभूत भाग हैं, और इसके अलावा जो मुख्य भाग है जिससे आपका शरीर बन रहा है, जिसको आप देखें तो दिखाई दे, क्योंकि अगर आप अपने शरीर को देखेंगे तो आपके शरीर के अंदर ना तो कोशिका दिख रही है आपको और ना ही ऊतक दिख रहा है। लेकिन अगर आप अपने शरीर को देखेंगे तो ये जो भाग है ये जरूर दिखाई देता है तंत्र। और आपके शरीर में टोटल कितने तंत्र मौजूद हैं पता है किसी को? नहीं मालूम? दूसरे के शरीर में पता हो, क्योंकि हमें अक्सर अपनी चीज़ की नहीं दूसरे की ज़्यादा खबर रहती है। तो आपके शरीर में टोटल 8 सिस्टम हैं। कितने हैं? 8। पहला है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना खा के आए? कुछ लोग तो खा चुके हैं यहीं बैठे बैठे। तो जो खाना खाया है वो एक्चुअल में खाना है क्या? खाद्य पदार्थ। अब ये जो खाद्य पदार्थ है वो बना किसका है? कार्बनिक अणुओं का। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें ग्लूकोज है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें वसा है, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें, मिनरल्स वगैरह सब हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबसे मिलके बना है। लेकिन हमने जब रोटी खाई तो रोटी पूरी तो नहीं खाई, छोटे छोटे टुकड़ों में खाई, और वो छोटे छोटे टुकड़े भी हमारे लिए डाइजेस्टिव नहीं है। उसको सीधा बॉडी क्या है यूज नहीं कर सकती। तो इसको हम कहते हैं भोजन के रूप में। कैसे? जटिल। कैसे ऑर्गन है ये? जटिल पदार्थ हैं। इस पूरे जटिल को सरल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को ही डाइजेशन कहते हैं। इस पूरे डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि आपका माउथ भी है, आपका बक्कल कैविटी भी है, आपका ईसोफेगस भी है, आपका फेरिंग्स भी है, आपका स्टमक भी है, आपकी छोटी बड़ी आंत भी है, आपका लीवर भी है, आपका पेनक्रियास भी है। ये सब मिलके एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं, तब जाके आपके इस जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को पचा के सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट होने के बाद आपके शरीर को उसका लाभ प्राप्त होता है। जैसे आपने रोटी खाई, रोटी के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट तो चाहती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में नहीं चाहती है। वो चाहती है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म जो है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज बॉडी कैसे बना रही है? वही प्रोसेस डाइजेशन है। पाचन क्या है? भोजन के रूप में उपस्थित सभी जटिल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया है। यदि हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे तो इसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है, ग्लूकोज को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है। इन सब चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे। यदि हम मुख्य परीक्षा को इसको जोड़ना चाहें तो केवल यही पूछा जाएगा, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन कीजिए। तो हमें एक डाइजेशन का प्रोसेस बताना है, दूसरी साइड उसका एक डायग्राम भी बनाना है।
कि पेट में क्या प्रोसेस हो रही है, बक्कल कैविटी में क्या प्रोसेस हो रही है, छोटी आंत में क्या प्रोसेस हो रही है, तो प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेंगे। अभी अपन इस चीज को समझेंगे, लेकिन अभी पहले ये देख रहे हैं कि हमारी बॉडी के कौन से सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, परीक्षा में हमेशा ये हाईलाइटेड टॉपिक है। अगर मानव शरीर के तंत्र में से अगर कोई भी तंत्र से क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहला प्राइमरी जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो है आपका स्टमक, वहां से पाचन तंत्र के अंतर्गत क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र। अच्छा, श्वसन क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना श्वसन नहीं कहलाता। सांस लेना और छोड़ना श्वसन नहीं कहलाता। फिर श्वसन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी का बनना जिस प्रोसेस के थ्रू जारी रहता है वो प्रोसेस श्वसन कहलाती है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय हमने वायुमंडल की सारी गैस जो है वो फेफड़ों में भर ली। फेफड़ों के अंदर कुछ गैसों का आदान प्रदान होगा और वो ऑक्सीजन को ब्लड अपने अंदर खींच लेगा और वो ब्लड जो है इस ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं में लेके जाएगा। अब इन कोशिकाओं के अंतर्गत जब ये ऑक्सीजन पहुंचेगा तो वहाँ ऑलरेडी क्या कर रहा होगा? एक ग्लूकोज इंतजार कर रहा होगा। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके क्या करेंगे? वही करेंगे जो दो महिलाएं बैठ के कर रही हैं, आओ बहन चुगली करें। तो दोनों आपस में क्रिया करेंगी, क्रिया करने के बाद बनेगी एटीपी। एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का एक रूप है, मानव शरीर की जैविक ऊर्जा का रूप है। यानी कि एटीपी का निर्माण होगा तब जाके आपके शरीर के अंदर क्या बनेगी? ऊर्जा। और ये ऊर्जा बनने की जो प्रोसेस है यही कहलाती है आपकी श्वसन। ठीक है, तो ये श्वसन भी इंपॉर्टेंट है। श्वसन के बाद है उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी कि अभी आपने कुछ खाया तो यूजफुल मटेरियल बनाना, ग्लूकोज बना, एमिनो एसिड्स बने, कुछ अनयूजफुल मटेरियल भी बनते हैं, कुछ श्वसन के दौरान भी बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और पाचन के दौरान बना अमोनिया, फिर अमोनिया से बना यूरिया। तो इन सब चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि शरीर में इनकी आवश्यकता नहीं है, ये शरीर को नुकसान देंगे। तो शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस को उत्सर्जन कहते हैं। अब उत्सर्जन की क्रिया के अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ेगी आपकी किडनी, श्वसन की क्रिया के अंतर्गत आपको पढ़ने पड़ेंगे फेफड़े, पाचन की क्रिया के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा आपको पेट। तो 3 बड़े ऑर्गन कंप्लीट हो रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसके बाद है आपका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी कि आपका नर्वस सिस्टम, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, जो कुछ भी आप बोलते हैं, जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, रात को सोते समय आप सपने देख रहे हैं, फिर सपने के बाद आप सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो सपने सच होने चाहिए? तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। सपने में तो आप हमेशा हीरो ही होते हैं, नहीं, अपने सपने में सब अपने आप हीरो बन जाते हैं। फिर उसके बाद अपन उसमें सपने में लड़ भी रहे हैं और अपन ही जीत रहे हैं। कभी सपने में अपने आप को हारते हुए देखा? नहीं देखा? देखा है तो तुमसे बदनसीब कोई नहीं सपने में भी हार रहे हो यार सपने में तो जीतो। सपना तो मतलब कुछ इस तरीके से होता ना, जैसे बचपन में घर घर खेल रहे हैं कि मैं ये बन जाऊंगा, तुम ये बन जाना, फिर अपन पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे, पहले ये सब घर घर की बातें होती ना। तो ऐसी स्थिति में सपने में तो सब प्री डिजाइंड रहता है। रैंडमली कभी कोई आता है तो अपन डर भी जाते हैं। तो वो अकस्मात सपने वो अपनी अभिव्यक्ति से बाहर होते हैं, वो वर्तमान में जो चल रहा है उस पर आधारित है या भविष्य का कुछ संकेत, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमें जो सपने आ रहे हैं वो भी इसी से ही आ रहे हैं। जो व्यक्ति जन्मजात अंधा होता है उसको कभी सपने ही नहीं आते, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति ही नहीं, उसने कुछ देखा ही नहीं, महसूस क्या करेगा। हमारी आंखें जो देख रही है, मस्तिष्क जो महसूस कर रहा है, वो सपने के रूप में हमको दिख जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो कंट्रोल कर रही है ना, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वालों को भी, ऑफलाइन वालों को, सबको आ रहा है? तो जो गर्दन हिल रही है ना, ये तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हिल रही है, क्योंकि आपने प्रतिक्रिया दी कि हाँ आ रही है, समझ में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपके कानों के द्वारा जिन शब्दों को सुना गया वो दिमाग में पहुंचे, दिमाग में उसका प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आपको वो चीजें समझ में आने लग गई, तो उसकी प्रतिक्रिया आउटपुट है कि हाँ गर्दन हिल गई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है समझ में। तो ये मिसमैच हो रहा है। कभी अपन हाँ में गर्दन को हिलाएंगे तो कभी भी यूं नहीं हिलेगी, नहीं हिलेगी ना, हमेशा ऐसे ही हिलेगी। आ रहा है, नहीं आ रहा तो बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम के थ्रू आपका दिमाग क्या है, उस पर काम कर रहा है। आपने बचपन से ही हमें इसी तरीके से गर्दन हिलाई है। अगर आप हाँ में अभी गर्दन ऐसा नहीं हिलाना चाहें
तो हमारे दिमाग के एक हिस्से में हमें प्रेशर डाल के ये सोचना पड़ेगा कि आ रहा है। हम ऐसा नॉर्मली गर्दन नहीं हिलाते, हाँ आ रहा है। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम का काम है। जब कभी कोई मच्छर बैठता है तो उसके बाद अपन मच्छर को मार रहे हैं तो नर्वस सिस्टम का काम है, या उसको भगा रहे हैं या उससे बच रहे हैं, या जो कुछ भी प्रतिक्रिया, वो सब नर्वस सिस्टम का काम है। और नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमको पढ़ना है मस्तिष्क। ये मस्तिष्क जो है हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है अपना अगला तंत्र, वो है कंकाल तंत्र। कौन सा तंत्र है? इसके अंदर हम समझेंगे मानव शरीर के अंदर 206 हड्डी होती हैं। जब हमारा जन्म हुआ होता है तब हमारे शरीर में लगभग 305 हड्डियाँ होती हैं। तो ये 305 हड्डियाँ जुड़ जुड़ के क्या हो जाती हैं? 206 रह जाती हैं। जैसे मान के चलें कि एक ये हड्डी है, एक ये हड्डी है और एक ही हड्डी है, 3 हड्डियाँ हैं। ये उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। ये तीनों हड्डियाँ कुछ समय बाद जुड़कर एक हड्डी रह जाएगी, तो 2 हड्डी गायब हो गई। अब यहाँ हमारे शरीर की जो हड्डी है वो एक ही हड्डी है। इस प्रकार से जब बच्चा जन्म लेता है, न्यू बॉर्न बेबी यानी कि नवजात शिशु, तो नवजात शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 305। अब हमारे शरीर में वयस्क में हड्डियों की संख्या होती है 206, लेकिन दोनों के बीच में हमारे शरीर के बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 213। तो ये किस तरीके से जुड़ रही, कौन सी जुड़ रही, कौन सा प्री में क्वेश्चन बन रहा, कौन सा मेंस में क्वेश्चन बन रहा, इस सबको अपन व्यवस्थित देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा वो गणितीय आधार पे आएगा कि इस हड्डी का नाम क्या है, इस अंग में कौन सी हड्डी होती, कंकाल तंत्र की टोटल कौन सी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड क्वेश्चन बनेगा, और वो बनेगा तो प्री में ही बनेगा, मेंस में बहुत कम है। ये मेंस की पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बाकी के चारों मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट थे। मेंस के पर्पज से एक चीज और इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक, वो है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र जो है एंडोक्राइन सिस्टम, इसके अंतर्गत आप अपने शरीर के अंदर पाई जाने वाली उन सभी ग्रंथियों को पढ़ेंगे जो आपकी बॉडी को ग्रोथ प्रदान कर रही हैं। इसमें पीयूष ग्रंथि आएगी, उसमें अधिवृक्क ग्रंथि आएगी, उसमें अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड आएगी, ठीक है। फिर उसके अंदर लीवर भी आएगी, उसके अंदर पेनक्रियाज भी आएगी, इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी ग्रंथियां, जनन ग्रंथियां भी आएंगी, ठीक है। इन सभी ग्रंथियों को हम कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे, और यहाँ से यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, एक मेंस का क्वेश्चन अगर बायोलॉजी से उठाना है तो ये यहाँ से जरूर उठेगा। जैसा कि 2014 में एमपीपीएससी में भी पूछ लिया गया था, अंतःस्रावी ग्रंथि से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो ये वाला टॉपिक प्री मेंस के लिए दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है और बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 2 बच गए हैं, इन दोनों में से एक है आपका परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का अर्थ है आपके बॉडी के अंदर जो चीजें सर्कुलेट हो रही हैं। जैसा भी अपन ने कहा कि ग्लूकोज पहले से ही बैठा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में कि आओ बहन चुगली करें, तो कहाँ से पहुंचा, कौन उसको लेके गया, यही ब्लड लेके गया। तो ब्लड एक सर्कुलेशन के प्रोसेस को पूरा कर रहा है, और ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है इसलिए कर रहा है, ठीक है। ब्लड के साथ साथ लिम्फ भी है। तो आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत केवल ब्लड नहीं बल्कि आपको अपना दिल भी पढ़ना है। दिल का मैटर है, प्यार से पढ़ेंगे, दिल टूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। लोगों ने एक बार क्या है कि डॉक्टर के पास गया मैं, तो डॉक्टर ने यहाँ पे वो चेक किया धड़कने। मैंने ये क्या चेक कर रहे हो, तो बोल रहे कि दिल की धड़कनें चेक कर रहा हूँ। मैंने कहा लोग तो कहते हैं मैं पत्थर दिल हूँ, फिर ये धड़क कैसे रहा है, कहते ना लोग पत्थर दिल इंसान। तो जब पत्थर दिल है तो फिर वो धड़क कैसे रहा है। तो खैर दिल वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है प्रजनन तंत्र। अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन पिछले 2 साल के अंतराल को हम देखें तो पिछले 2 साल के अंतराल से यहाँ से क्वेश्चन बढ़ना चालू हो गए। तो अपने को छोड़ना ये भी नहीं है। तो लगभग 6 से 7 टॉपिक जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, या अपन कहें केवल एक टॉपिक है जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ से मानव शरीर की संरचना वाला जो टॉपिक है, इस मानव शरीर की संरचना में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तंत्र। और ये तंत्र के पहले के जो 2 टॉपिक है वो हैं कोशिका और ऊतक। यहाँ से क्वेश्चन कम बनता है। तो अपने परीक्षा में पूछे जाने वाला जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मानव शरीर संरचना। मानव शरीर संरचना के बाद एक टॉपिक और है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मानव रोग। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके बायोलॉजी के सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। किसी भी परीक्षा को देख लें आप,
सिविल सर्विस की हर एक परीक्षा, चाहे चपरासी से लेकर यूपीएससी तक की कोई भी परीक्षा अपन देंगे, अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा तो ये 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगर 2 ही क्वेश्चन पूछेगा तो इन दोनों ही टॉपिक से पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हैं कुछ सामान्य से टॉपिक, जिनसे क्वेश्चन बन जाए तो किस्मत की बात है, जिसमें अंतर्गत अपन देखते हैं जीवन की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ये कहीं ना कहीं आपके ज्योग्राफी से भी जुड़ा है, जिसमें आप मानव की उत्पत्ति को पढ़ते हैं, मानव किस प्रकार से आया। होमो सेपियंस है हम? नहीं, हाँ, हम होमो सेपियंस सेपियंस है। होमो सेपियंस हमारे आज का पूर्व मानव हुआ करता था, जो कि बना था ऑस्ट्रेलोपिथिकस रामापिथिकस से। अब ये पूरी प्रोसेस जो है, जैसे हम मानव बन रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया को आप भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जीवन की उत्पत्ति के अंतर्गत अपन को पढ़ना है ओपेरिन मॉडल। फिर उसके बाद आएंगे तुम्हारे जीवन की उत्पत्ति के बाद जैव विकास, ठीक है। जैव विकास के बाद आनुवंशिकता के सिद्धांत, आनुवंशिकता के सिद्धांत के बाद कुछ पोषण है और कुछ ऐसे ही छोटे 1-2 टॉपिक और हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत अपन जोड़ देते हैं कोशिका और ऊतक। तो अब पूरे बायोलॉजी को 2 भाग में बांट दिया है, एक है सामान्य बायोलॉजी और दूसरी है मुख्य बायोलॉजी। तो ये मुख्य क्षेत्र जो है सिविल सर्विस के हर एक एग्जाम में आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्लास जो है अपन यहीं से शुरू करेंगे। मानव शरीर की संरचना। मानव शरीर की संरचना में अब इतना तो हमें समझ में आ ही गया है कि मानव शरीर की संरचना में मुख्य रूप से 8 सिस्टम है जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉपी के फ्रंट पे हेडिंग डालें मानव शरीर संरचना। मानव शरीर संरचना में सबसे पहले हमको वो 8 टॉपिक लिख देने एज अ सिलेबस, कि पता रहे कि मानव शरीर की संरचना में हमको पढ़ना क्या है। कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले लिखो मानव शरीर संरचना मेन टॉपिक, और उसमें लिखे पाचन तंत्र। आज अपन क्लास यहीं से व्यवस्थित स्टार्ट करेंगे, पाचन तंत्र, देखो। अच्छा, पाचन तंत्र के बाद दूसरा जो सिस्टम है वो है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। तीसरा जो टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र। चौथा है आपका कंकाल तंत्र। कंकाल लिखना, कंगाल मत कर देना है, नहीं मतलब जेब में पैसे नहीं, अपना तो सिस्टम ही कंगाल है। तो कंगाल तंत्र, अपनी जीवन गाथा नहीं लिखनी है, अपनी हड्डियां लिखनी है। कंकाल तंत्र के बाद तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बाद अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के बाद 2 और बच जाते हैं, परिसंचरण तंत्र। उत्सर्जन, और लास्ट है आपका प्रजनन तंत्र। ठीक है, ये 8 सिस्टम हैं। 8 के 8 सिस्टम परीक्षा की दृष्टि से इंडिविजुअल, किसी एक कंकाल तंत्र को अगर आप छोड़ दें तो ऐसी स्थिति में आप ये बोल नहीं सकते कि ये कम इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके बिहाफ में अगर अपन यहाँ बात करेंगे तो कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो इसको अपन पढ़ेंगे, एज ए सिलेबस का हिस्सा है तो छोड़ेंगे नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये 8 सिस्टम समझ गए। अब कॉपी के बीचों बीच पहली हेडिंग डालना है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ठीक है। अब पाचन तंत्र को समझने के पहले समझेंगे पाचन। पाचन क्या होता है? जब तक हमें पाचन नहीं समझ में आएगा पाचन तंत्र तो बात की बात है। तुम्हें पता है पाचन क्या है? पाचन मतलब खाना खाना, पचाना। हाँ, मिसेस रंधावा, मिस रंधावा, बताओ पाचन क्या है?
चलो ठीक है। पाचन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है वो दो तरीके से दिया जा सकता है, एक मासूम तरीके से और एक अच्छे तरीके से। मासूम तरीके से खाना खाया और फिर भूख लग रही है, खाना खाया और खाना खाने के कुछ देर बाद 2-4 घंटे 5 घंटे बाद फिर भूख लग रही है, तो ये क्या है? पाचन ही तो है। बीच में जो हुआ वो पाचन था। अब क्या हुआ वो तुम समझ लो, है ना। तो पाचन जो व्यवस्थित अपने को वहां लिख के आना है, जिसमें अपने वो नंबर दे देगा, है ना। और वो लाइन क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए पाचन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत भोजन के रूप में उपस्थित जटिल और कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया है। तो जो भी आपके भोज्य पदार्थ हैं, ध्यान से समझते जाना, ये भी आपके जो भोज्य पदार्थ हैं, ये भोज्य पदार्थ जो हैं वो कार्बनिक हो सकते हैं, ठीक है, प्लस अकार्बनिक हो सकते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक भोज्य पदार्थों को, ये जो भी पदार्थ हैं वो आपके वो अघुलनशील होंगे। कैसे होंगे? अघुलनशील। अघुलनशील का मतलब ये घुल नहीं सकते। किस में? पानी में। ये घुल नहीं सकते। रोटी को आप घोल दो, घुल जाएगी क्या? नहीं घुलेगी, ठीक है। तो भोजन के रूप में उपस्थित जटिल और अकार्बनिक अघुलनशील पदार्थों को सरल, पहले तो वो जटिल थे ना, ये जो भोज्य पदार्थ हैं वो कैसे हैं? जटिल हैं, ठीक है। इनको सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया, और सरल पदार्थों के अंदर किस में बदलेंगे? ये ग्लूकोज में बदलेगा। मुख्य रूप से ग्लूकोज से अपने को काम है, ठीक है। जो कार्बनिक अकार्बनिक है उसको तोड़ देगा ग्लूकोज में। तो जब ये ग्लूकोज में टूट जाएगा तो ये ग्लूकोज कैसा हो जाएगा? घुलनशील। कैसा हो जाएगा? घुलनशील। तो ये है पाचन। यहां पे लिख दो बीच में पाचन। अब ये अगर याद रहेगा तो अपन डेफिनेशन हमेशा बना पाएंगे। इन 5-6 शब्दों के माध्यम से आप डेफिनेशन बना सकते हैं अगर अपन ध्यान दें तो। पाचन क्या है? पाचन भोजन के रूप में उपस्थित जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक अघुलनशील पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, जो कि एक जीवों के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रिया के रूप में होती है। इस पाचन की क्रिया के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से कुछ एंजाइम पढ़ने होते हैं। एंजाइम के माध्यम से ही ये पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि एंजाइम के माध्यम से ही आपके जो जटिल अघुलनशील जो पदार्थ हैं उनको सरल और घुलनशील पदार्थों में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि पाचन क्या है तो अपन क्या बताएंगे? पाचन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि रासायनिक के फॉर्म में ही हो रही है, रासायनिक के अलावा नहीं हो रही ना, रासायनिक के रूप में ही हो रही ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी एक रासायनिक पदार्थ है जो कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। ऐसे ही आपका वसा भी है, ऐसे ही आपका प्रोटीन भी है, ऐसे ही आपके मिनरल्स भी हैं, फाइबर भी हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सब कार्बनिक अकार्बनिक के बीच में ही है। पूरी केमिस्ट्री यही दो चीज पे आके टिक जाती। और ये अघुलनशील है जिनको सरल में बदलने की प्रोसेस पाचन है। और ये पाचन की जो क्रिया है, इस पाचन की क्रिया के अंतर्गत आपके शरीर के कौन से अंग भाग ले रहे हैं, और पाचन की क्रिया के अंतर्गत जो है वो कितने चरण होते हैं, तो हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि ये पाचन की क्रिया है वो कितने चरण में पूर्ण हो रही है। तो कितने चरण में हो रही है? 5 चरण में पूर्ण हो रही है, यानी कि आपकी पाचन की पूरी जो क्रिया है जो 100% कंप्लीट हो जाएगी, सरल में कन्वर्ट हो जाएगी, यूज हो जाएगी, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अपन ने खाना बनाया, खाया, बर्तन धोए, हाथ धोए और स्वाहा, मतलब इस स्थिति तक आने में जो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो रही 5 चरण में आ रही है। पहला चरण जो है वो क्या है? पहले तो भोजन को ग्रहण करना। अगर आप भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे तो पाचन की क्रिया स्टार्ट ही नहीं होगी। तो पाचन की क्रिया में सबसे पहला चरण है भोजन को ग्रहण करना। भोजन ग्रहण हो गया सबका? किसी का ऐसा भोजन तो नहीं रहेगा जो थाली में रखा रह गया, खा लिया, सबके अंदर पहुंचा, हो गया ग्रहण। अब जब भोजन ग्रहण हो चुका है तो उस भोजन के ग्रहण होने के बाद पाचन की क्रिया होगी। क्या होगी?
पाचन की क्रिया होगी, यानी कि इस जटिल को सरल में बदला जाएगा। जटिल को सरल में बदल लिया, सबका बदल गया कि रह गया किसी का? बदल गया, तुम्हारा कोने में बदल गया। अब ये जो बदला हुआ है, इस बदले हुए का अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण। अवशोषण में अब जरूर लिखना, नहीं तो शोषण हो जाएगा। अवशोषण यानी कि जो सरल पदार्थ आपके बने थे, ग्लूकोज, एमिनो एसिड वगैरह, वो आपकी बॉडी क्या करेगी? यूज में लाएगी। यूज में लाने के लिए उसको एब्जॉर्ब करेगी पहले। तो जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद चौथा जो चरण चलेगा वो चलेगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है कि जो भी आपने खाना खाया, जिसको आपने पचाया, पचाने के बाद जिसको आपने अवशोषित किया, उसका अब यूज होगा। यानी कि आपने जो भोजन पचाया था उसमें एमिनो एसिड बने, तो वो आपके शरीर में आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करेंगे, वो इसलिए एब्जॉर्ब हुए थे। अगर आपने ग्लूकोज बना लिया है तो ग्लूकोज आपके बॉडी को आगे चल के एनर्जी देगा, इसलिए वो यूज हुआ है। तो ठीक है, जो भी चीज बन रही है उनका यूज होगा। अब उसके बाद कुछ चीजें ऐसी बची जाएंगी जो आपके शरीर के लिए आवश्यक नहीं, उनको बाहर फेंको, तो वो है मल त्याग। मल त्याग यानी कि फ्रेश होने जाओ और बाहर। तो ये 5 चरण हैं जिसके अंतर्गत आपकी पाचन की क्रिया होती है। पाचन की क्रिया समझ में आया? पाचन की क्रिया एक ऐसी क्रिया है, या पाचन एक ऐसी अभिक्रिया है जो कि जीवों के अंतर्गत जैव रासायनिक अभिक्रिया के रूप में होती है। इस अभिक्रिया के अंतर्गत जो भी भोजन के रूप में उपस्थित जटिल कार्बनिक, अकार्बनिक, अघुलनशील पदार्थ हैं, उनको सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने का प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस तुम्हारे 5 चरण में हो रहा है। पहले चरण में सबसे पहले तो हो रहा है भोजन को ग्रहण करना, दूसरे चरण में ये क्रिया हो रही है, तीसरे चरण में उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, चौथे चरण में उसका यूज कर रहे हैं, 5वें चरण में जो अनयूजफुल मटेरियल उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को 5 चरण लगते हैं। अब जो पाचन की क्रिया है, उसकी पाचन की क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? पाचक अंग। यानी कि अब ये पाचन की क्रिया होगी जिसके अंतर्गत दूसरा नंबर का चरण लिखा है कि ये पाचन की क्रिया जटिल को सरल में बदल रही है। तो उसके शरीर के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो इस पाचन की क्रिया में भाग ले रहे हैं। अब इसमें आप बोलो कि मस्तिष्क भाग ले रहा है, तो मस्तिष्क तो नहीं ले रहा। तो मुख्य रूप से 2 ऑर्गन भाग ले रहे हैं। कौन कौन से? 2 कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका आहार नाल। आहार नाल को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आपके माउथ से लेके एनस तक का पूरा सिस्टम जिसके अंतर्गत पाचन की क्रिया हो रही है, उसको आहार नाल कहते हैं। मानव शरीर में ये जो है लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी है? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है। अब परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है आहार नाल की लंबाई क्या है, तो ये प्री का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आहार नाल से आप क्या समझते हैं, समझाइए, तो ये मेंस का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इसके अंदर जो भाग ले रहे हैं वो है पाचक ग्रंथियां। कुछ पाचक ग्रंथियां भी हैं जो इसकी पाचन की क्रिया में भाग ले रही हैं। अब आहार नाल जो है वो आहार नाल के अंतर्गत कौन से ऑर्गन हैं जो बेसिकली काम कर रहे हैं? वो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है आपका माउथ। सबसे पहला है मुख। मुख के माध्यम से पाचन की क्रिया सबसे पहले स्टार्ट हो रही है और उसमें आप केवल भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। पाचन की क्रिया में सरल में तोड़ने के जैसा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अब माउथ है क्या? मुंह क्या है? चलता तो बहुत है लेकिन बताओ मुंह क्या है? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हारा मुंह तुमको पता नहीं? अगर किसी ने बोला कि ज्यादा मत चल, ने मुंह तोड़ देंगे, तो वो किस चीज को तोड़ने की बात कर रहा है? जबड़ा अलग चीज है। जबड़े को तोड़ने के लिए इंसान थोड़ा और ज्यादा ताव में आके बोलता है कि 1 मिनट में जबड़ा तोड़ दूंगा मैं। और अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि 1 मिनट में जबड़ा तोड़ देंगे, तो उससे शर्त लगा लेना आप और बोले ना कि भैया तू 25-25 लाख की शर्त लगा ले। अगर तूने 1 मिनट नहीं, मैं तेरे को 5 मिनट दूंगा। अगर तूने 5 मिनट में जबड़ा तोड़ दिया तो मेरी तरफ से 25 लाख तेरे, और अगर नहीं तोड़ा तो 25 लाख मेरे। अब आप शर्त ऐसी क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी ये निचला जबड़ा ही है जो नहीं टूटता। तोड़वा ले, पत्थर से भी नहीं टूटेगा। लेके आना सिलबट्टा, इसका तोड़ के देखते हैं।
तुम तो सीरियस हो गए यार, तो तोड़ के ही मानेगा। कहने का तात्पर्य ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी ये निचला जबड़ा, जिसको अपन मैंडिबल कह रहे हैं। माउथ मतलब ये होठों से घिरी हुई जो संरचना जो दिखाई दे रही है, केवल यही माउथ है। मुंह खोल के जो दिखा देना वो माउथ नहीं, वो बक्कल कैविटी है। हिंदी में उसको बोलते हैं मुख गुहा। ये मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी। पाचन की क्रिया अगर स्टार्ट हो रही है तो यहां से पहले हो रही है, क्योंकि इसकी बक्कल कैविटी के अंतर्गत आपकी 3 चीजें पाई जा रही हैं। वो 3 कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले आपकी जीभ पाई जा रही है, जो बहुत चलती है। जीभ चलती है ना? किसकी चल रही है? सांप की जीभ देखी है? वो जीभ बाहर क्यों निकालता है? जहर नहीं, जीभ में कौन सा जहर है? वो तो उसके दांत में पीयूष ग्रंथि में रहता है, सॉरी पैरोटिड ग्लैंड में रहता है। फिर उसके बाद है आपके कुछ दांत। जब बचपन में अपन छोटे रहते हैं तो दांत के माध्यम से अपन क्या करते हैं? हाँ, कट्टी कर लेते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तब काटते हैं। बचपन में कट्टी करते हैं, जब बोलते अरे मामा आ गए, मामा कट्टी कर ले, तो बचपन में अपन कट्टी करते हैं और बड़े हो जाते हैं तो काट लिया करते हैं। फिर उसके बाद एक है आपकी लार ग्रंथि। चूंकि लार ग्रंथियों के लिए ग्रंथि सेक्शन अलग है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहली ग्रंथि है आपकी लार ग्रंथि। अब ये जो लार ग्रंथि है ये भी आपकी 3 प्रकार की होती है। अब जैसे जैसे बायोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी आपका सिर दर्द बढ़ता जाएगा। जो नॉन बैकग्राउंड है वो केवल नाम याद कर लेना आप, बाकी का सब मैं याद करा दूंगा। नाम तो याद कर लोगे। लार ग्रंथि अगर नाम याद नहीं हो रही तो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम रख देना इसका। जैसे अपन बोलते हैं तू तो मेरे दिल में है, तो किसी को मुंह में बसा लो कि तू मेरे मुंह में है, तो बोले मुंह में, हाँ लार ग्रंथि के रूप में तू पाया जाता है मेरे मुंह में। तो अपन इस तरीके से नाम रख लो उसका। तो किसी को दिल में बसाओ, किसी को ऐसा, सबको दिल में बसा लोगे तो दिल को तकलीफ हो जाएगी ना, वेट बढ़ जाएगा। तो किसी को फेफड़ों में बसाओ, किसी को लीवर में बसाओ, किसी को किडनी में बसा लो। किडनी के बारे में अक्सर लोग कहते हैं ना कि गुर्दे छील देंगे, तो वो आलू थोड़ी ना कि छील देंगे, लेकिन इंसान क्या है कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बोल देते तुम्हारे गुर्दे छील देंगे, है ना। गुर्दा यानी कि किडनी। ऐसे ही एक जिगर भी होता है, जिगर यानी कि लीवर। याद रखना, हिंदी मीडियम में कभी कभी ये नाम भी आ जाते हैं। जिगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब अपन याद करके गए लीवर लीवर लीवर, और वहां लिखा है तुम्हारा जिगरा, और उसने पूछा अगर तुम्हारे अंदर जिगर है तो बताओ। तो जिगर हमारी बॉडी की सबसे लंबी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सॉरी, ठीक है। तो लार ग्रंथि में एक जो लार ग्रंथि है जिसको अपन कहते हैं पैरोटिड, ये पैरोटिड ग्रंथि 3 मार्कर में परीक्षा में पूछ लेता है, पहली बात। दूसरी बात, ये पैरोटिड ग्रंथि ही सांप के अंदर विष ग्रंथि का काम करती है। हमारे अंदर पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो लार का निर्माण कर रही है। इस लार के माध्यम से भोजन पाचन की क्रिया में भाग ले रहा है। लेकिन सांप के अंदर यही पैरोटिड ग्लैंड जो है विष ग्रंथि का काम कर रही है, उसके अंदर विष भरा है नहीं। तो विष जो होता है वो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर भरा होता है सांप में, और मानव में पैरोटिड ग्लैंड के अंदर भरी है लार, ठीक है। एक दिन के अंदर मानव जो है वो लगभग 1.6 लीटर लार का निर्माण करता है, जो भोजन के पाचन में काम कर रही है, एक अलग मैटर है। फिर उसके बाद मुख गुहा के नीचे अगर अपन आएंगे तो आएगा अपना ग्रसनी। ग्रसनी यानी कि हल्के से यू आकार की संरचना, अभी मैं डायग्राम में भी बताऊंगा। फिर उसके बाद है ग्रास नली। ग्रास नली को इंग्लिश में कहते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस, और ग्रसनी को कहते हैं फेरिंग्स। ये भोजन को नीचे धक्का मारती है और ये भोजन को नीचे लेके जाती है। लेके कहाँ जा रही है? पेट की ओर, जिसे अपन कह रहे हैं आमाशय। आमाशय जो है उस आमाशय के अंतर्गत 3 भाग पाए जा रहे हैं, यानी कि आमाशय खुद 3 पार्ट में डिवाइड है, पाइलोरिक, फंडियक और कार्डियक। इस आमाशय की दीवारों में कुछ ग्रंथियां पाई जा रही हैं जो कि हैं आपकी जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि में पाचन की क्रिया का सबसे लंबा काम होता है। लगभग आपके भोजन जो है वो 3 से 4 घंटे पेट में पड़ा रहता है, और 3 से 4 घंटे पेट में जो काम हो रहा है वो इस लार ग्रंथि के माध्यम से हो रहा है। लार ग्रंथि से 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं।
एक तो निकलता है आपका HCl जो भोजन के पाचन की क्रिया को फास्ट करता है। दूसरा निकल रहा है दो प्रकार के एंजाइम, एक पेप्सिन है, दूसरा रेनिन है। आगे अपन क्रिया पे काम पर करेंगे तब बताएंगे। फिर उसके बाद आमाशय के बाद आ जाती है आपकी आंत, और आंत कितनी है, छोटी और बड़ी दो। छोटी आंत में आपके भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, यानी कि आपके पाचन की क्रिया फाइनली पूर्ण कहाँ हो रही है, छोटी आंत में। और अवशोषण क्रिया कहाँ हो रही है, छोटी आंत में ही हो रही है। फिर अवशोषण के बाद जो बचा उसको बाहर निकालने के लिए छोड़ दिया गया, और जो अवशोषित हुआ है उसका काम आगे चालू हो गया। तो इस प्रकार से आपके पाचन की क्रिया होगी। यहाँ पे दो ग्रंथि और बच गई, एक है आपका यकृत, यकृत यानी कि जिगर, और दूसरा है आपका पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास, ये इतने ऑर्गन हैं जो पाचन की क्रिया में भाग लेंगे। माउथ भोजन को ग्रहण करेगा, मुखगुहा भोजन के पाचन की क्रिया में सबसे पहले भाग लेगी। ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और मुखगुहा ऑप्शन में नहीं है और ये पूछा गया है कि पाचन की क्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू हो रही है, तो अपन माउथ लगा देंगे। और अगर माउथ भी ऑप्शन में, मुखगुहा भी ऑप्शन में, तो अपन मुखगुहा ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ से पाचन की क्रिया शुरू नहीं हो रही। हाँ, चरण पूछेगा तो यही लगाएंगे। पाचन का सबसे पहला चरण किस अंग से प्रारंभ हो रहा है, तो चरण में मुख आएगा। क्रिया जो पाचन की क्रिया है उसमें ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीभ के द्वारा आपके भोजन को ऊपर नीचे पलट दिया जाएगा, दांत के माध्यम से इसको चबाया जाएगा और लार उसमें मिक्स होगी, तब जाके भोजन की पाचन क्रिया प्रारंभ होगी। फिर उसके बाद ग्रसनी इस भोजन को चबे हुए को, जो अपन माउथ में चबा रहे हैं, बक्कल कैविटी में चबा रहे हैं, उसको पीछे की ओर धक्का देगी, निकलो यहाँ से। तो वो यहाँ से सरक के ग्रसनी के माध्यम से नीचे आके यहाँ पे अपने पेट में इकट्ठा होगा। पेट में 3 से 4 घंटे जब भोजन रहेगा तो आपकी जठर ग्रंथि के माध्यम से HCl, पेप्सिन, रेनिन उस पर काम करेंगे। जो भी काम करेंगे, काम कंप्लीट होने के बाद सीधा भोजन आएगा आपकी आंत में। आंत में भी कौन सी, छोटी आंत में। छोटी आंत के भी 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जूजोनम और इलियम। तो जब इस छोटी आंत में पड़ा रहेगा तो छोटी आंत में जब भोजन पहुंचता है तो छोटी आंत को बोला जाता है कि पचाओ बहन। तो बहन नाराज है, मैं नहीं पचा रही। बोले छोटी आंत गुस्से में बैठी है, छोटी आंत पचा ही नहीं रही, तो छोटी आंत बोलती है कि मैं भोजन नहीं पचाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। बोले क्यों नहीं पचाओगी, क्योंकि हमारे सर पे ही बैठे हैं, एक यकृत बैठा है और एक अग्नाशय बैठा है, ये लोग एकदम फ्री फोकट बैठे हैं, ये तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हम भी नहीं कर रहे। रूठ गई है ये छोटी आंत। छोटी आंत को मनाने के लिए अपन बोलते हैं अग्नाशय को, यार तू एक काम कर, पाचन की क्रिया स्टार्ट कर दे, जिससे क्या है कि छोटी आंत का भी मन लगा रहेगा। छोटी बहन है तेरी। अग्नाशय ज्यादा बदमाश है, बोले कि मैं नहीं कर रहा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को टमाटर लेने भेजा था, मैं नहीं आ रहा दोबारा, नहीं। अब ये और ज्यादा बदमाश है, मतलब छोटी आंत पाचन की क्रिया को स्टार्ट तो करना चाह रही है, लेकिन गुस्से में मुंह फैला के बैठी है कि मैं नहीं कर रही पाचन, जब तक इनमें से कोई पहले काम नहीं करे, कि मैं ही उस सुबह से झाड़ू भी लगाऊं, पोछा भी लगाऊं, बर्तन भी धोऊं, सब काम, और बारात में सब लोग उधर डांस कर रहे हैं, मेरे को यहाँ झाड़ू लगवा रहे हैं, मैं नहीं कर रही। तो इसने तो साफ मना कर दिया, और वो करेगी भी नहीं, चिढ़ गई बेचारी, सुबह से काम करवा रहे। तो ये 2 भाई हैं उसके, बोले इनको बोलो। तो अब ये छोटा भाई है, ये और ज्यादा खतरनाक, बोले मैं नहीं कर रहा। ये सुबह से नहा धो के एकदम बढ़िया कपड़े पहन के घूम रहा है, बोले प्रेस खराब हो जाएगी, मैं नहीं कर रहा काम। तो अब काम कौन करे, अब काम करे बड़े भैया। तो बोले तुम ही देख लो यार, बोले कि ठीक है मैं करता हूँ कुछ व्यवस्था। तो जैसे ही भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, वैसे ही लीवर के माध्यम से एक जूस निकलता है। वो जूस कौन सा है, गन्ने का जूस नहीं है वो, नहीं तुम सोचा गन्ने का जूस, वो है बाइल जूस। इस बाइल जूस का जो नेचर है वो कैसा नेचर है, वो क्षारीय प्रकृति का है, बेसिक नेचर है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में उधर जो आ रहा है आपका वो HCl, ये एसिडिक नेचर का है। तो छोटी आंत में जो भोजन पहुंचा बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक हो गया है, क्योंकि लार ग्रंथि से भी लार पहुंची, वो भी एसिडिक नेचर, यहां से जठर ग्रंथि से जो पहुंचा वो भी एसिडिक नेचर। अब बहुत ज्यादा एसिड हो गया है, तब एसिड को डाइल्यूट करने के लिए बेस तो मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जठर ग्रंथि भी काम क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि अब उसने बहुत हाईली एसिडिक नेचर कर दिया है।
तो जैसे ही भोजन हमेशा छोटी आंत में ही पहुंचेगा, इतना याद रखना। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जा रहा है, लेकिन वहां से लीवर में नहीं जा रहा है, लीवर से खुद एक बाइल जूस सीधा छोटी आंत में पहुंचेगा। जैसे ही छोटी आंत में पहुंचेगा, इस एसिडिक नेचर वाले को बेसिक नेचर में कन्वर्ट करेगा, सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो अब पाचन की क्रिया स्टार्ट हुई। तो फिर इसको बोलेंगे कि अब देख बेटा, तुमको भी काम करना पड़ेगा, बड़े भैया ने इतना काम कर दिया है, अब थोड़ा तुम भी काम करो। तो जब ये काम करना स्टार्ट करेगा तो फिर ये आधे से ज्यादा काम निपटा ही देगा। मतलब वो बोलते ना कि मेरे को क्या क्या काम करना अभी बता दो जल्दी, फिर मैं जा रहा हूं, तो तुरंत काम निपटा देगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम यही कर रहा है। इसको पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। अग्नाशय से जो रस निकलता है वो अग्नाशय रस नाम रहता है उसका। और अग्नाशय रस के अंतर्गत आपका ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज 3 एंजाइम होते हैं। ये तीनों एंजाइम को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भोजन को पचाने के लिए यही जिम्मेदार है। क्योंकि ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन को पचा देता है, एमाइलेज जो है आपके कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है, लाइपेज आपके फैट को पचा देता है। तो हम 3 चीज को ही तो पचाने का पूरा दारोमदार लिए बैठे हैं, क्योंकि भोजन के रूप में अकार्बनिक पदार्थ तो सीधे एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों ने काम खत्म किया। जैसे इन दोनों ने काम खत्म किया, फिर अपन छोटी आंत पे आ जाते हैं। अब तो कर लो बेटा, तुम्हारे दोनों भैयाओं ने काम कर लिया। तो फिर छोटी आंत काम करेगी क्या? छोटी आंत से भी कुछ एंजाइम निकलेंगे और उसको अंतिम रूप से पचा के कंप्लीट कर देंगे, और फिर छोटी आंत में हो जाएगा इस भोजन का अवशोषण। बचा हुआ पदार्थ बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से शरीर से बाहर निकल जाएगा, और इस प्रकार से आपके पूरे भोजन का पाचन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस थी जिसमें अपने को कुछ 3 प्रकार के क्वेश्चन के आंसर मिले। पहला प्रश्न का उत्तर ये था कि पाचन क्या है। पाचन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलने की प्रोसेस है। इस पूरी प्रोसेस को हम पाचन कह रहे हैं। ये जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में 5 चरण हैं छोटे छोटे, जिसके माध्यम से पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। 5 चरण में पहला चरण कौन सा है? सुनाई नहीं दे रहा मुझे, जोर से बोलो। जय माता दी। पाचन की क्रिया बोलोगे जोर से, माता गुस्सा हो जाएगी बेटा। जोर से बोलो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ऑनलाइन वाले जो घर पे बैठे, घर पे चलना है, जिससे बगल वाले लोग समझ जाएंगे ये पढ़ रहा है, खाली टीवी नहीं देख रहा। नहीं, क्या है कि मोबाइल में पता चले नया एपिसोड डाउनलोड कर लिया, पाचन तंत्र, हीरो कौन? नितिन सर। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये 5 चरण, ये अलग क्वेश्चन। फिर उसका अब पाचन की क्रिया में कौन कौन से अंग भाग ले रहे हैं, तो वो अगला क्वेश्चन। फिर उस क्वेश्चन के बाद स्टार्ट होगा 14 क्वेश्चन के पाचन की क्रिया, और ये क्रिया समझ में आ जाएगी तो पाचन खत्म हो जाएगा। यानी कि यहां से 4 से 5 क्वेश्चन बन पाएंगे। 5वां क्वेश्चन ये है, हर एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। 5वां क्वेश्चन ये है कि पाचन के संबंध में कौन कौन से रोग हो रहे हैं। कब्ज हो रहा है, कब्ज। जब अपन पानी नहीं पीते हैं तो कब्ज हो जाता है। जब अपन ज्यादा पानी पी लेते हैं और तो दस्त हो जाता है। नहीं, जब बड़ी आंत का मुख्य काम है जल का अवशोषण करना, वाटर एब्जॉर्प्शन, और जब बड़ी आंत के काम का जल अवशोषण है और बड़ी आंत ने जल का अवशोषण किया ही नहीं तो दस्त लग जाएंगे। और जब बड़ी आंत ने जरूरत से ज्यादा अवशोषित कर लिया तो कब्ज हो जाएगी, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, पेट में मरोड़े उठ रही हैं। तो ये दर्द है, काय का दर्द? पेट का दर्द, कब्ज का दर्द, ये रोग है। फिर एक रोग होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है अल्सर, जिसको अपन आंतों का कैंसर भी कहते हैं। क्या होता है कि जब आप ऐसा कोई भोजन कर रहे हैं जिससे एसिडिटी बढ़ रही है, अपन कहते हैं पेट में एसिडिटी बढ़ रही, इनो पी लो 6 सेकंड में काम शुरू। नहीं, तो ऐसी स्थिति में इनो से काम शुरू क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा जब आप खाली पेट रहते हैं तो आपको गैस भी बनती है और एसिडिटी भी होती है। जब आप खाली पेट सुबह चाय पी लेते हैं तब कुछ लोगों को एसिडिटी होती है। या खाली पेट भरा पेट क्या, जब आप चाय पी रहे हैं तो सबसे पहले क्या, थोड़ा पानी पी ले रहे हैं, फिर उसके बाद चाय पी रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अपन देखें, एक काम तो अपन अच्छा कर रहे हैं लेकिन एक काम अपन बुरा कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं। मतलब एक काम अच्छे के लिए जो किया जा रहा है वो बुरा प्रभाव भी डाल रहा है। अच्छा ये है कि जब आप
आपका पेट काफी लंबे समय से कुछ भोजन को ग्रहण नहीं किया है, आपने कुछ नहीं खाया है, तो ऐसी स्थिति में लार तो एक दिन में 1.6 लीटर बनी रही है, तो वो तो पेट में इकट्ठी हो रही है। और जब आप कुछ खाते पीते हैं तब आपके पेट के अंदर HCl भी निकलने लगता है पचाने के लिए, तो 2 एसिड हो गए। और चाय पी रहे हैं, चाय में भी मैलिक एसिड होता है, दूध में भी लैक्टिक एसिड होता है, यानी 5-6 प्रकार के एसिड। और जब वो गरम गरम पिएंगे तो गरम गरम पीने से आपके पेट के अंदर जो आमाशय है उसमें जो जठर ग्रंथि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, तो ज़्यादा मात्रा में HCl बना देती है। तो जैसे जैसे HCl और इन सब चीज़ों की मात्रा बढ़ रही है तो पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है पेट में? उस बढ़ी हुई एसिडिटी को ही अपन क्या कह रहे हैं, एक समस्या कह रहे हैं। जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो एसिडिटी होने से ये जो अम्ल है, ये अम्ल का काम है भोजन के अंदर पाचन की क्रिया को फास्ट करना, और ये अम्ल मुख्य रूप से आपकी जो आंतें हैं या जो आपका पेट है उसकी स्किन अंदर से जो इपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनको गला देता है। तो जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ऐसी स्थिति में जो गला हुआ हिस्सा है वहां से जब ये एसिड टच होता है तो अंदर पेट में क्या होती है? जलन। कोई भी खाना खाते हैं तो पेट में जलन होती है ना, तो इसीलिए वो होती है, जो आगे चल के अंदर क्या है, एक घाव का रूप धारण कर ली। जैसे स्किन के ऊपर जो घाव हो रहा है ना, तो घाव तो भर जाते हैं लेकिन निशान रह जाते हैं। समझ में आई बात? घाव भर जाते हैं लेकिन निशान रह जाते हैं। तो अंदर जो घाव है वही कैंसर है। कहाँ पे? अंदर पेट में, शरीर में नहीं। शरीर में जो घाव वो अलग चीज़ है। तो ऐसी स्थिति में एसिडिटी को खत्म करने के लिए कुछ लोग, महान व्यक्ति क्या करते हैं, चाय पीने के पहले पानी पी लेते हैं। तो एसिड जितना भी होता है वो सीधा पेट से निकल के छोटी आंत में चला जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो ही जाता है। फिर अपन चाय पीते हैं मजे से, कोई एसिडिटी नहीं हो रही। लेकिन चाय कैसी है? गरम। पानी कैसा था? तो ठंडा गरम। अब अंदर जो है वो क्या बैठती है, तो वो अंदर जो आपके स्टमक है उसको कमजोर कर देती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें खान पान पे ध्यान देना है। अब पाचन की क्रिया जो स्टार्ट होगी, सबसे पहले स्टार्ट होगी माउथ से। तो माउथ क्या है, आगे की ओर जैसे ही बढ़ता है तो बक्कल कैविटी में खुलता है। बाहर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो है आपका माउथ, ये क्या है आपका मुख। तो मुख से भोजन अंदर ग्रहण किया जाएगा। सबसे पहले पाचन की क्रिया में क्या हो रहा है, सबसे पहले भोजन ग्रहण किया जा रहा है किसके माध्यम से? मुख यानी कि माउथ के माध्यम से। माउथ अंदर की ओर एक कैविटी में खुलता है जिसका नाम है बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा। इसका नाम क्या है? मुख गुहा के अंतर्गत 3 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। नंबर 1 होती है आपकी जीभ, नंबर 2 होते हैं दांत, और नंबर 3 होती है लार ग्रंथि। अब इन तीनों के माध्यम से पाचन की क्रिया स्टार्ट होगी। जीभ का काम होता है भोजन को ऊपर नीचे पलटना और साथ ही साथ भोजन के अंदर जो भी स्वाद है उसको आप तक पहुंचाना। जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद बोले अरे यार नमक तो है ही नहीं इसमें। तो नमक क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो जीभ है उस जीभ के ऊपर कुछ पाई जा रही टेस्ट बर्ड्स। क्या पाई जा रही? स्वाद कलिकाएं। और ये टेस्ट बर्ड जो होती हैं वो इस तरीके से दाने दाने फॉर्म में होती हैं। जीभ का आगे का जो हिस्सा है वो आपको मीठे स्वाद को महसूस कराता है। जीभ का जो बगल वाला हिस्सा है इसके ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स पाई जा रही हैं वो खट्टे और नमकीन स्वाद को महसूस कराता है। इमली खाते ना, इमली, इमली खट्टी क्यों लगती है? टेस्ट बर्ड्स खट्टे स्वाद को महसूस करा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पाई जा रही टेस्ट बर्ड्स जो आपको कड़वे और तीखे स्वाद को महसूस कराते हैं। जब भी आपको कोई भी मिर्च लगती है, मिर्च लगती है आपको, किस बात पे लगती है? कुछ लोगों को बात पे भी मिर्च लग जाती है, कुछ लोगों को मिर्च खाने भी लगती है। नहीं, तो जब वो मिर्च लग रही है तो गले के पिछले हिस्से में क्यों लग रही? क्योंकि वहीं पे वो टेस्ट बर्ड्स हैं। और जब किसी व्यक्ति के जीभ का आगे का हिस्सा कट जाए, मान के चलो ये वाला हिस्सा कट जाए, तो वो व्यक्ति कभी भी मीठे स्वाद को महसूस कर ही नहीं पाएगा। और एक रोचक बात यह है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा टेस्ट बर्ड्स पाई जाती। हंसने की बात नहीं है, महिलाएं चटोरी होती हैं, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, ये विज्ञान के द्वारा सर्टिफाइड है। महिलाओं में टेस्ट बर्ड्स पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती हैं। पुरुष चटोरे नहीं होते, नियतखोर हो सकते हैं, है ना। किसी भी कोई आप चीज खा रहे हो उसको देख देख के मन ही मन अपन सोच रहे यार हमको भी मिल जाता,
तो ये तो नियत कोर वाला ऑप्शन हुआ, लेकिन जो खारा है वो चटोरा है ना। तो चटोरा और चटोरी में से सबसे ज्यादा केसेस अपने जो देखे हैं वो इस टेस्ट बड्स के आधार पे बोला जा सकता है कि महिलाएं ज्यादा चटोरी होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो दांत हैं आपके, दांत में एक ऊपर वाला जबड़ा एक नीचे वाला जबड़ा, और ऊपर वाले जबड़े को 2 सेक्शन में बांट दिया, नीचे को भी बांट दिया। तो 16 दांत ऊपर होते हैं, 16 दांत नीचे होते हैं। ये दांत के माध्यम से आपके भोजन को पीसा जा रहा है, चबाया जा रहा है, काटा जा रहा है, उधेड़ा जा रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल। इसीलिए लोग बोलते हैं कि भैया खाना खाते समय भोजन को अच्छे से चबाया करें। लेकिन अपने को जल्दी है क्योंकि अपने को रील्स देखनी है, नहीं वो सिलेबस कंप्लीट करना है, वो पीछे नहीं रहना चाहिए। और जब अपन कहीं बफर सिस्टम में जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तब तो गपागप रसगुल्ला भी खाना है, चीला भी खाना है, बहुत सारी चीजें खानी है अपने को, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि अफसोस कब होता है, जब घर आ जाते हैं और किसी ने बोला क्या अच्छा तूने वो दही बड़े नहीं खाए क्या, दही बड़े भी थे, अरे यार मैंने तो 2 खाए, मैंने तो यार अब मत बोल भाग यहाँ से। सबसे ज्यादा अफसोस होता है कोई चीज छूट जाए। इसलिए मैं तो जब भी बफर सिस्टम में जाता हूँ दाल चावल रोटी तो खाता ही नहीं, क्योंकि घर पे ही बन रही है। अपन शुरुआत चीला से करते हैं, चीला समझते नहीं, तुमने भी की होगी मतलब। अब इसके बाद दांत के माध्यम से अपन ने, दांत 4 प्रकार के अपने मुंह के अंदर होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये दांत में इंसीजर जो है सामने के, जो जब बच्चों के सबसे पहले दांत निकल रहे हैं वही निकल रहे हैं, इंसीजर 2 आगे के दांत, खरगोश वाले जो दिखाई देते हैं वो, जो कट्टी करने के काम में आते हैं ना। बच्चों का बोलते हैं कि मामा आगे कट्टी कर लो, नहीं तो काटने के काम, जैसे आपके भी जो 2 दांत है ना आगे के, वो काटने के ही काम में आ रहे हैं। फिर बगल में जो 2 दांत हैं दैत्य मानव जैसे, ऐसा नुकीले, इसको कैनाइन बोलते हैं। शेर का कैनाइन सबसे बड़ा होता है, चीरने फाड़ने के काम में आता। अपन क्या कर रहे हैं, ज्यादा दारू वाला ओपनर नहीं है तो उससे खोल रहे हैं, फंसा के खोल दे रहे हैं, नहीं थम्सअप भी आजकल इसी से ही खोल दी जा रही है। और ज्यादा क्या है कि गन्ना छीलने के काम में आ रहा है, उसके अलावा तो कोई काम आ ही नहीं रहा। मांसाहारी लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कोई इसमें से मांसाहारी होंगे भी तो नहीं बताएंगे, है 2, गर्व से कहो हम मांसाहारी हैं, ऐसा गर्व करने बात है नहीं। सर्वाहारी तो मांसाहारी हो, केवल मांस खाती हो, घास भी खाती हो ना, घास का मतलब हरी सब्जियां, क्यों तुम मांसाहारी हो, प्योर सर्वाहारी हो। अरे कौन हो तुम सर्वाहारी मतलब सब खा ले, तो मांस घास सब, घास का मतलब हरी सब्जी, ठीक है। तो अब वो काम कर रहा है। फिर उसके बाद आपकी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में 3 प्रकार की लार ग्रंथि, इन तीनों लार ग्रंथियों से जो निकल रही है वो है लार, और इस लार के अंदर पाया जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है एक एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है इसका? जो भी आपने खाया, इस खाने के अंतर्गत यदि कार्बोहाइड्रेट होगा तो इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड फॉर्म में स्टार्च रूप में पाया जा रहा है तो इस स्टार्च को ये टाइलिन आगे पचा देगी। टाइलिन का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना, बस। फिर उसके बाद भोजन सीधा नीचे फेरिंग से होते हुए पहुंचेगा। इतना पूरा जो काम हो रहा है आपका कहाँ हो रहा है? बक्कल कैविटी में हो रहा है। जीभ से पलटा जा रहा है, स्वाद का आनंद लिया जा रहा है, दांत के माध्यम से चबाया जा रहा है। लार ग्रंथि से निकलने वाली लार जो भोजन में मिक्स हो रही है, जिसमें टाइलिन एंजाइम है, वो स्टार्च के पचाने में सहायक भूमिका निभा रहा है। इतना काम तुम्हारे बक्कल कैविटी में हुआ। फिर जीभ के माध्यम से पीछे की ओर इसको धक्का दिया जाएगा, और धक्का देने के बाद ये जो हिस्सा है ये आपका फेरिंग्स है, ग्रसनी, जो उसको नीचे की ओर धकेलेगा। यहीं पे बगल में आप पक्की पाई जाती है एक विंड पाइप, जैसे अपन ट्रैकिया कह रहे हैं। तो जब भोजन नीचे की ओर जाएगा तो इस भोजन वाली नली में ही जाए, श्वास वाली नली में ना जाए। इसके लिए ये क्या करेगा? एक विभाजन रेखा को खींचेगा जिसके माध्यम से ये उधर ना जाए। हालांकि उसमें भी एक सिस्टम होता है जिसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो भोजन जब नीचे नली में आता है तो इसका नाम है ग्रास नली। ग्रास नली नीचे की ओर एक थैले जैसे स्ट्रक्चर में खुल रही है। इस थैले का नाम क्या है? आमाशय। बच्चों का इसको अपन क्या बोलते हैं? पेटू। बच्चों का पेटू होता है, बड़ों का क्या होता है? पेट होता है। और जो बहुत ही ज्यादा व्यक्ति होते हैं उनकी थौंद होती है।
ठीक है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, आमाशय। अब बाहर से जो दिखाई दे रही है एकदम मोटापा, तो क्या वो पेट बढ़ रहा है अंदर से? पेट उतना ही है, ऊपर की चर्बी इकट्ठी हो रही है। ऊपर क्या हो रही है? चर्बी इकट्ठी हो रही है, और वो हानिकारक है। तो ये जो आमाशय है, इस आमाशय के अंतर्गत आपके भोजन का लगभग 70% काम कंप्लीट हो जाता है। 3 से 4 घंटे भोजन यहीं पे पड़ा रहता है। और जब आप खाना खा रहे हैं, खाने में अगर अपन चावल ज़्यादा खाएं तो ऐसी स्थिति में पेट जल्दी भर जाता है, क्योंकि चावल अंदर फूल जाता है। फिर जब फूल जाता है तो ऐसी स्थिति में चावल से जो एनर्जी बन रही है वो कम बन रही है, तो फिर बाद में भूख लगने लगती है ना। तो इसलिए रोटी खाएं, और रोटी से भी ज़्यादा खाएं तो सब्जी खाएं। अगर रोटी ज़्यादा खा लोगे, चावल ज़्यादा खा लोगे, नींद आएगी, लेकिन सब्जी ज़्यादा खाओगे तो बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहेगी, क्योंकि उससे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे HCl है, तो HCl में कुल मिला के क्या है, एक अम्ल निकलता है जिसको अपन HCl बोल रहे हैं। अब ये जो HCl है वो 3-4 प्रकार के काम करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति गंदे हाथों से खाना खा रहा है, तो गंदे हाथों से खाना खाने के कारण उसके भोजन के रूप में बैक्टीरिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें अंदर पहुँच रही हैं, उन सब चीज़ को मारने का काम यही करता है। भोजन के रूप में जो जटिल पदार्थ है, जैसे आपने नींबू खाया, नींबू के साथ साथ नींबू का बीज चला गया अंदर, तो बचपन में डराया गया होगा, क्या डराया गया होगा? अब अंदर से पेड़ निकलेगा, कान में से एक डाल निकलेगी, नाक में से, आंख में से पत्तियां निकलेंगी, और इधर से ऊपर से बाल नहीं, नींबू टपकेंगे। ऐसा डराया गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ कभी? क्योंकि इसी HCl ने उस बीज को गला दिया, HCl ने। और ऐसा भी हुआ होगा, आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो जिद्दी टाइप के बचपन में रहे हो? ऐसे इतनी बेइज्जती कौन करवाएगा, केवल कि मैं था या मैं थी, बोलेंगे ही नहीं, लेकिन किया जरूर होगा। जब मम्मी ने एक चॉकलेट दी होगी, अपन 2 के लिए रोए होंगे, तो मम्मी ने कहा होगा पहले ये खत्म, गपाक से लील गए, वो लील गए, तो बोले होगी खत्म, अब दो दूसरी। तो अब वो तो बहुत जटिल थी, ऐसा लगता ना गले में फंस गई, लेकिन वो पहुंच गई अंदर। वो कभी फंसी क्या? इसी ने गला दिया। जब अपन बीमार होते हैं, अपन को टैबलेट खिलाई जाती है, वो भी तो बहुत हार्ड होती है, वो भी गला देता है। यानी भोजन के रूप में जितनी भी कठोर चीजें उन सबको गलाने का काम कर रहा है। भोजन के पाचन की क्रिया को फास्ट कर रहा है। भोजन के रूप में जो भी जीवाणु वगैरह हैं, जैसे कि आपने हाथ धोए नहीं, जैसे मैंने इसको साफ कर दिया, फिर उसके बाद हाँ लाओ खा लिया अपन ने, तो अब ये जो बैक्टीरिया वगैरह जो चीजें अपने हाथ से चिपकी अपन खाए तो अंदर गई, तो उसको भी मारेगा HCl। ठीक है, तो ये 3 काम करता है। इसके अलावा पेप्सिन और रेनिन और अन्य पूरी चरण जो है वो अपन कल देखेंगे। इतना समझ में आया? कल इसी चीज को अपन पहले थोड़ा बहुत लिख लेंगे, लिखने के बाद इसको व्यवस्थित आगे चालू करेंगे। यही सारी चीज अपन एक बार फिर से समझेंगे और समझने के बाद चालू करेंगे। ठीक है, चलिए।